तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोहन जो कि दिल्ली में रहता है, उसने गुड्स सोल्ड करे मुकेश को। मुकेश भी दिल्ली में रहता है, तो ये हमारी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो गई। सोहन जो है मुकेश को 3 लाख के गुड्स सेल कर रहा है और इस सेल के ऊपर जो है 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी लग रहा है। और साथ में सोहन मुकेश को 20% का ट्रेड डिस्काउंट देगा और 2% का कैश डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पर जो मुकेश है उसने सेल के टाइम पर सिर्फ 96,000 की पेमेंट करी है। मुकेश पेड ओनली 96,000 एट द टाइम ऑफ सेल। तो जितनी पेमेंट करी गई है उतनी ही पेमेंट के ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 96,000 के ऊपर ही सोहन मुकेश को 2% का कैश डिस्काउंट देगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे कैश डिस्काउंट का कौन सा केस है, तो यहाँ पर मुकेश ने पार्शियल पेमेंट करी है, फुल पेमेंट नहीं करी। तो ये हमारा कैश डिस्काउंट का सेकंड केस है, पार्शियली पेड। मुकेश ने सेल के टाइम पर सिर्फ 96,000 की पेमेंट करी है। तो यहाँ पर अगर हम इसका वर्किंग नोट बनाएं तो किस तरह बनेगा। सबसे पहले आ गया हमारा लिस्ट प्राइस जो कि है 3 लाख। इसमें से सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। 20% ट्रेड डिस्काउंट है हमारा। 3 लाख का 20% हो जाएगा 60,000। तो 60,000 का हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब 3 लाख में से 60,000 को लेस करो, 2,40,000 आ जाएगा। ये हमारा सेल प्राइस हो गया। सोहन जो है अपनी सेल को 2,40,000 पे रिकॉर्ड करेगा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश जो है अपनी परचेजेस को भी 2,40,000 पे रिकॉर्ड करेगा। सोहन के लिए ये सेल ट्रांजैक्शन है, जबकि मुकेश के लिए ये परचेज ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर ये सेल प्राइस आ गया। अब इसमें से कैश डिस्काउंट को लेस करना है। तो कैश डिस्काउंट तो सिर्फ 96,000 पर मिलेगा। पूरी पेमेंट पे कैश डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा। मुकेश ने सिर्फ 96,000 की पेमेंट करी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस 2,40,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट हो गया हमारा 96,000 और दूसरा पार्ट हो गया हमारा जो बैलेंस बचा है 1,44,000। ये 1,44,000 कैसे निकला, 2,40,000 में से 96,000 लेस करोगे 1,44,000 आ जाएगा। तो दो पार्ट्स में हमने अपने 2,40,000 की पेमेंट को डिवाइड कर लिया। यहाँ पर अगर हम कैश डिस्काउंट लेस करें तो 96,000 का 2% हमारा कैश डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि आएगा 1,920 रुपए। तो सोहन जो है मुकेश को 1,920 का कैश डिस्काउंट दे देगा। 96,000 में से 1,920 लेस करोगे तो आएगा हमारे पास 94,080 रुपीज। तो ये हमारा आफ्टर कैश डिस्काउंट वाला प्राइस आ गया। अब इसके ऊपर लगेगा टैक्स 6% का सीजीएसटी। 6% किसका करा है, 94,080 रुपीज का। 6% का सीजीएसटी और इसी का 6% एसजीएसटी होगा। तो 94,080 का 6% हो गया 5,645। ये हमारा सीजीएसटी आ गया और 5,645 हमारा एसजीएसटी आ गया। अब अगर हम इसको ऐड करें तो हमारा प्राइस आ रहा है 1,05,370 रुपीज। तो ये तो बात हो गई कैश डिस्काउंट वाले अमाउंट की। अब अगर मैं विदाउट कैश डिस्काउंट वाली बात करूं तो 1,44,000 के ऊपर कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। 1,44,000 का 6% हो जाएगा 8,640 रुपए। ये हमारा सीजीएसटी आ गया। उसी तरीके से हम एसजीएसटी भी निकाल लेंगे। 1,44,000 का 6% 8,640 हमारा एसजीएसटी आ जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,61,280 रुपीज। तो ये हमारा विदाउट कैश डिस्काउंट वाली अमाउंट आ गई। तो यहाँ पर अब आपको सारी बातों को ध्यान से सुनना है। बस आप सबसे पहले ये देख लो कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। हमें कैश डिस्काउंट सिर्फ 96,000 पे देना था, तो उसके लिए हमने क्या करा, अपने आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट तो हर किसी को मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती। अगर सेलर कह रहा है कि बायर को ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो सेलर जो है पूरे अमाउंट के ऊपर बायर को ट्रेड डिस्काउंट देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट को आप लेस कर लोगे। उसके बाद जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हो गया 96,000 का, जिसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा पार्ट हो गया 1,44,000 का, जिसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बाकी जीएसटी तो दोनों में ही लगेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आपको कैलकुलेशन क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है। सबसे पहले अगर मैं 2,40,000 की बात करूं तो ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट पर बायर और सेलर दोनों अपनी परचेज सेल को रिकॉर्ड करेंगे। सोहन अपनी सेल को रिकॉर्ड करेगा 2,40,000 पे। सोहन के लिए ये सेल रिवेन्यू होगा। यहाँ पर सोहन का रिवेन्यू इंक्रीज करेगा, तो सोहन जो है अपनी सेल को 2,40,000 से क्रेडिट करेगा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश, उसके लिए ये 2,40,000 परचेज होगा। परचेजेस जो है वो मुकेश का एक्सपेंस बनेगा, और यहाँ पर जो है मुकेश का एक्सपेंस इंक्रीज करेगा। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो मुकेश जो है अपनी परचेजेस को 2,40,000 से डेबिट करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो सेलर के लिए कैश डिस्काउंट एक्सपेंस है, जबकि बायर के लिए कैश डिस्काउंट इनकम है। तो यहाँ पर सोहन का कैश डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया। यहाँ पर जो है कैश डिस्काउंट से सोहन का एक्सपेंस बढ़ रहा है। जब भी हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर सोहन जो है अपने इस कैश डिस्काउंट अलाउड को 1,920 से डेबिट करेगा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश के लिए कैश डिस्काउंट इनकम है, यानी उसका रेवेन्यू है।
तो मुकेश लिखेगा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये मुकेश का रिवेन्यू है जो कि इंक्रीज कर रहा है। रिवेन्यू हमारा इंक्रीज करता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर मुकेश जो है अपने कैश डिस्काउंट रिसीव्ड को 1920 से क्रेडिट करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर किसी को इस तरीके से कैलकुलेशन मुश्किल लग रही हो तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आपका एक ऑल्टरनेटिव तरीका होगा कैलकुलेशन करने का। आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। लिस्ट प्राइस है यहाँ पर 3 लाख, उसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करा तो 60,000 आ गया। उसके बाद सेल प्राइस की बात करूं तो 3 लाख में से 60,000 लेस करोगे 2,40,000 सेल प्राइस आ गया। सोहन के लिए 2,40,000 रेवेन्यू बन गया। ये सोहन की सेल है जिसे सोहन क्रेडिट करेगा। तो 2,40,000 की सोहन की सेल हो गई, वहीं मुकेश की 2,40,000 की परचेज हो गई। उसके बाद अगर मैं इसमें से कैश डिस्काउंट को लेस करूं तो कैश डिस्काउंट सिर्फ 96,000 पे मिलेगा। तो अगर 96,000 का 2% करें तो 1920 आ जाएगा। सोहन के लिए ये कैश डिस्काउंट एक्सपेंस है, तो सोहन कैश डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेगा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश के लिए कैश डिस्काउंट रिसीव्ड उसकी इनकम है, यानी उसका रेवेन्यू है, तो मुकेश जो है अपने कैश डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेगा। अगर हम सेल प्राइस में से कैश डिस्काउंट को लेस करें तो हमारे पास आ गया 2,38,080 रुपए। तो ये हमारा आफ्टर कैश डिस्काउंट वाली अमाउंट है। अब इसमें हमें 6% का CGST और 6% का SGST ऐड करना है। 2,38,080 का 6% हो गया हमारे पास 14,285। तो ये हमारा CGST और SGST आ गया, इसको आप ऐड करोगे तो 2,66,650 आ गया। ये वो फाइनल प्राइस है जो मुकेश ने सोहन को पे करनी है। यहाँ पर ये CGST और SGST सोहन के लिए आउटपुट GST बनेगा, तो सोहन की ये लाइबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसे सोहन क्रेडिट करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मुकेश की बात करूं तो मुकेश गुड्स को परचेज कर रहा है, तो मुकेश CGST और SGST पे करेगा, जो कि मुकेश का इनपुट GST बन जाएगा। इनपुट GST हमारा एसेट होता है, तो मुकेश जो है अपने इनपुट CGST और SGST को डेबिट करेगा। तो आप देखो ये सेम ही बात है। 2,66,650 हमारा यहाँ पर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा था। 1,05,370 और 1,61,280 को अगर आप ऐड करोगे तो वही आ रहा था हमारा 2,66,650। यहाँ पर भी 2,66,650 ही आ रहा है। अगर आप यहाँ पर CGST और SGST को ऐड कर रहे थे 5,645 प्लस 8,640, ये CGST अगर ऐड करोगे तो 14,285 आ रहा था। तो यहाँ पर भी 14,285 आ रहा है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहो तो इसको एक साथ भी कर सकते हो, चाहो तो इस तरीके से अलग अलग करके भी कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कैश पेमेंट की तो मुकेश ने सोहन को 2,66,650 रुपए देने हैं, लेकिन अभी दिए तो नहीं है। मुकेश ने इसमें से सिर्फ 96,000 रुपीज की पेमेंट करी है। बाकी जो बैलेंस है वो मुकेश के लिए क्रेडिट परचेज है। मुकेश बाकी सामान उधार पे ले गया, तो सोहन के पास जो कैश रिसीव हुआ है सेल के टाइम पर वो सिर्फ 96,000 है। बाकी बैलेंस जो बच गया वो सोहन के लिए क्रेडिट सेल हो गई। तो हम बोल सकते हैं 96,000 की कैश सेल थी और बाकी 1,70,650 की क्रेडिट सेल थी। तो समझ में आ गई बात। अब अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करें तो यहाँ पर सबसे पहले विदाउट GST बात करते हैं। विदाउट GST का मतलब हो गया कि बात यहीं पर खत्म हो गई। 2,38,080 रुपए पे बात खत्म हो गई, GST नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर GST नहीं है तो उसके बावजूद भी मुकेश ने जो है सेल के टाइम पर सोहन को सिर्फ 96,000 की पेमेंट करी है, तो सोहन के पास जो कैश आएगा वो आएगा 96,000 का। सोहन अपनी सेल की एंट्री कैसे पास करेगा? सोहन के पास 96,000 का कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो गई। लेकिन अभी कुछ और बातें भी हैं। सोहन ने जो है 96,000 की कैश सेल करी है और बाकी जो बैलेंस है वो क्रेडिट सेल है। सोहन को विदाउट GST कितना पैसा मिलने वाला था? 2,38,080 रुपए। इसमें से मुकेश ने सोहन को 96,000 की पेमेंट कर दी। 2,38,080 रुपए में से 96,000 रुपीज मुकेश ने सोहन को पे कर दिया। अगर हम इसमें से 96,000 लेस करें तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो है 1,42,080 रुपए। यानी 1,42,080 रुपए का सामान मुकेश सोहन से उधार में ले गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1,42,080 रुपए की सेल सोहन ने क्रेडिट में करी है। तो 1,42,080 रुपए की क्रेडिट सेल हो गई और 96,000 की कैश सेल हो गई। अगर आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 2,38,080 रुपए। 2,38,080 रुपए आ गया। लेकिन जो हमारी सेल है वो तो 2,40,000 की है। यहाँ पर आप देख सकते हो सोहन जो है अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा 2,40,000। तो सेल 2,40,000 की है, लेकिन कैश और क्रेडिट सेल मिलाकर जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 2,38,080 रुपए। तो इसका मतलब जो बैलेंस है, जो बीच में लॉस हो रहा है, वो हो रहा है 1920 रुपए का। सोहन के लिए कैश डिस्काउंट एक तरीके का लॉस है, सोहन का एक्सपेंस है, तो सोहन अपने एक्सपेंस को डेबिट करेगा। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है कैश सेल और क्रेडिट सेल के बीच में, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आएगा आपके पास 2,38,080 रुपए, जबकि हमारी जो सेल है वो 2,40,000 है। तो ये जो बीच में डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है हमारा 1920 रुपए का डिस्काउंट अलाउड, जो कि सोहन के लिए एक्सपेंस है। तो सोहन इसको डेबिट करेगा। तो अब हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। तो इस एंट्री के अंदर हमारा
कैश सेल भी आ गई, क्रेडिट सेल भी आ गया और डिस्काउंट अलाउड भी आ गया। तो ये हमारी विदाउट जीएसटी एंट्री हो गई। अब अगर मैं इसी के अंदर जीएसटी को ऐड कर दूं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये जितनी एंट्रीज ऊपर हैं सेम टू सेम नीचे भी आ जाएंगी। ये सब नीचे एज इट इज आ गया, बस यहाँ पर टू आउटपुट जीएसटी और आ गया। सोहन के लिए जीएसटी रिसीव जो है आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। तो यहाँ पर सेल जो है अभी भी 2,40,000 की रिकॉर्ड होगी, डिस्काउंट अलाउड अभी भी 1920 का ही है, कैश रिसीव अभी भी 96,000 का ही है। लेकिन इस बार जो है टोटल कैश कितना रिसीव करना था, टोटल कैश रिसीव करना था 2,66,650 का। लेकिन इसमें से मुकेश ने सोहन को सेल के टाइम पर सिर्फ 96,000 की पेमेंट करी है, यानी जो बैलेंस बच गया वो सोहन के लिए क्रेडिट सेल कहलाएगी। तो 1,70,650 सोहन की क्रेडिट सेल हो गई। तो यहाँ पर 1,70,650 से सोहन अपने डेटर अकाउंट को इंक्रीज कर देगा। मुकेश जो है सोहन का डेटर बन जाएगा। जब भी क्रेडिट सेल करी जाती है तो बायर जो है सेलर का डेटर बन जाता है। तो यहाँ पर मुकेश जो है 1,70,650 से सोहन का डेटर बन गया। अब अगर मैं बात करूँ आउटपुट जीएसटी की, तो ये दोनों सोहन के लिए लाइबिलिटी है। 14,285 का सीजीएसटी है और 14,285 का एसजीएसटी है, जिसे सोहन क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पर हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। तो ये सोहन की सेल की एंट्री पास हो गई। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर किसी को विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी के अमाउंट में कोई डाउट हो रहा हो तो आप एक बार यहाँ पर परचेज वाले एंट्रीज को देख लो। ये भी मैं दोबारा आपको विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी बता रहा हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुकेश के लिए ये ट्रांजेक्शन परचेज ट्रांजेक्शन है। अगर मैं सबसे पहले विदाउट जीएसटी बात करूँ तो मुकेश अपनी परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। 96,000 की मुकेश ने कैश परचेज करी है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री पास हो गई। यहाँ पर मुकेश ने जो है कुछ क्रेडिट परचेज भी करी है। तो क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे? अगर विदाउट जीएसटी बात करें तो विदाउट जीएसटी तो मुकेश ने सोहन को 2,38,080 रुपए पे करने थे, लेकिन इसमें से पे कितने करे? सिर्फ 96,000। तो 2,38,080 में से अगर आप 96,000 लेस करोगे तो बैलेंस आएगा 1,42,080 रुपए। यानी 1,42,080 रुपए वो अमाउंट है जो मुकेश ने सोहन को पे तो करने थे लेकिन पे करे नहीं। इसका मतलब है मुकेश ने 1,42,080 रुपए की क्रेडिट परचेस करी है। तो यहाँ पर मुकेश जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 96,000 के कैश को कम करेगा और बाकी जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस मुकेश के लिए क्रेडिट परचेज होगी, जिससे जो है सोहन मुकेश का क्रेडिटर बन जाएगा। तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो मुकेश के लिए इनकम है, मुकेश का रिवेन्यू है। यहाँ पर मुकेश का रिवेन्यू 1920 से बढ़ रहा है तो मुकेश इसे क्रेडिट करेगा। तो बस यहाँ पर मुकेश की परचेज की एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई। परचेज की एंट्री सेम अपोजिट होती है सेल की एंट्री की। अब अगर हम इसके अंदर जीएसटी को ऐड कर दें तो ये सभी एंट्री वापस एज इट इज आ जाएंगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड और टू सोहन अकाउंट सब कुछ सेम है। परचेज 2,40,000 की रहेगी, कैश पेड भी 96,000 रहेगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, यहाँ पर रिसीव कर लेना। डिस्काउंट रिसीव भी 1920 का रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है सोहन अकाउंट की अमाउंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि मुकेश ने जो है सोहन को जीएसटी भी पे करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जीएसटी ऐड होने के बाद मुकेश ने जो है सोहन को 2,66,650 रुपए की पेमेंट कर दी थी, जिसमें से मुकेश ने 96,000 की कैश पेमेंट कर दी। तो 2,66,650 में से अगर आप 96,000 को लेस करोगे तो हमारे पास आएगा 1,70,650। ये मुकेश के लिए क्रेडिट परचेज बनेगी, यानी मुकेश ने इतना पैसा सोहन को पे करना है। इसके अंदर जीएसटी भी आ गया, इसीलिए जो है इस बार जो क्रेडिट परचेज होगी वो 1,70,650 की होगी। अब सोहन अकाउंट के अंदर जो इंक्रीज हुआ है उसका रीजन है जीएसटी। यहाँ पर जो है मुकेश ने 14,285 का सीजीएसटी पे करा है और 14,285 का एसजीएसटी पे करा है। तो ये मुकेश के लिए इनपुट जीएसटी बन जाएगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो मुकेश इसको डेबिट कर देगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये हमारी विद जीएसटी की परचेज की एंट्री पास हो गई। तो क्लियर है आपको? तो चलें अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सोहन सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर ₹5 लाख। तो सोहन ने मुकेश को गुड्स सेल करे 5 लाख के, और इसमें जो है 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी ऐड करा, और साथ के साथ 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का कैश डिस्काउंट है। इस बार जो है कैश डिस्काउंट के अंदर एक कंडीशन लगी हुई है कि 5% का कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी मिलेगा जब मुकेश जो है सोहन को पेमेंट कर दे विद इन 10 डेज में। तो सोहन जो है मुकेश को कह रहा है कि मेरे जो कैश डिस्काउंट का ऑफर है वो तुम्हारे लिए अगले 10 दिन तक है, तुम्हें अभी सेल के टाइम पर इमीडिएट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अगले 10 दिन के अंदर अंदर भी मुझे पेमेंट कर देते हो तो जितनी पेमेंट तुम मुझे करोगे उतनी पेमेंट पे मैं तुम्हें 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। लेटर ऑन मुकेश पेड द अमाउंट ऑन 8th डे एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट। तो मुकेश ने जो है 8वें दिन, 10 दिन का टाइम मिला था, तो मुकेश ने जो है 8th डे में पेमेंट कर दी और फुल पेमेंट कर दी। मुकेश को कैश डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पर हमें 2-3 बातों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, कैश डिस्काउंट जो है फुल अमाउंट पे मिलेगा,
क्योंकि कंडीशन ये थी कि 10 दिन के अंदर-अंदर अगर मुकेश पेमेंट कर दे, तो मुकेश को 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुकेश ने 8th डे में पूरी पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर सोहन जो है मुकेश को फुल पेमेंट के ऊपर कैश डिस्काउंट देगा। तो पहली बात तो ये हो गई। अब अगर मैं दूसरी बात की बात करूँ, तो मुझे ये बताओ कि क्या सेल के टाइम पर सोहन को पता था कि मुकेश उसे 10 दिन के अंदर पेमेंट कर ही देगा? इस बात की कोई गारंटी तो नहीं थी ना। तो सोहन को नहीं पता था कि उसे अगले 10 दिन के अंदर-अंदर मुकेश को कैश डिस्काउंट देना है या नहीं देना। ये सिर्फ एक कंडीशन थी कि अगर मुकेश ने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, तो सोहन मुकेश को 5% का कैश डिस्काउंट दे देगा। तो यहाँ पर अगर आप सेल के टाइम पर जो हो रहा था, उसके बारे में सोच के देखो। सोहन जो है मुकेश को सामान सेल कर रहा था और उसी टाइम पर सोहन ने एक बिल तैयार करा था। अगर मैं उस बिल की बात करूँ, तो वो बिल कुछ इस तरह बना होगा। सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखा था 5 लाख। इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 5 लाख के ऊपर, जो कि आ गया 50,000। तो यहाँ पर जो हमारा सेल प्राइस आ गया वो आ गया 4,50,000। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे सोहन डाउट में आ गया। क्या उसे सेल के टाइम पर 5% का कैश डिस्काउंट लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या इस 4,50,000 के ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो जब बिल बन रहा था, उस टाइम पर सोहन को भी कंफर्म नहीं था कि मुकेश 10 दिन में पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है मुकेश 10 दिन में पेमेंट नहीं करता, यहाँ पर भले ही कर दी, लेकिन अगर नहीं करता तो 5% का कैश डिस्काउंट तो नहीं मिलने वाला था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैश डिस्काउंट जीएसटी से पहले सिर्फ एक ही शर्त पे लेस होता है कि बिल बनाने से पहले ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। यहाँ पर जो है कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 दिन में मुकेश पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, ये सेल के टाइम पर किसी को भी नहीं पता। तो बिल बनते समय पर सोहन जो है अपनी मर्जी से कैश डिस्काउंट को लेस नहीं कर सकता। यहाँ पर सोहन की मजबूरी है कि उसे विदाउट कैश डिस्काउंट लेस करे, इस सेल प्राइस के ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो अगर सोहन 4,50,000 पे 6% का जीएसटी लगाता है, तो हमारे पास सीजीएसटी आएगा 27,000। उसी तरीके से सोहन 4,50,000 के ऊपर 6% का एसजीएसटी लगाएगा, तो यहाँ पर 27,000 का एसजीएसटी आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 5,04,000 आ जाएगा। तो ये 5,04,000 का बिल बन गया सेल वाले दिन। मुकेश ने सोहन को सेल वाले दिन 5,04,000 रुपए की पेमेंट करनी है। अब इसमें से 27,000 और 27,000 तो गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। एक बार अगर बिल बन गया और बिल के अंदर जो टैक्स लिख दिया गया, वो टैक्स सेलर को गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप कोई सामान परचेज करने जाते हो, तो जो शॉपकीपर होता है वो आपसे बोलता है कि ये इस सामान का प्राइस है, अगर आपको खरीदना है तो मैं इसका बिल तैयार कर देता हूँ। तो बिल जो है हमेशा लास्ट में तैयार होता है। शॉपकीपर हमेशा आपसे पूछ लेता है कि मैं इसका बिल तैयार कर दूं, आप इतने प्राइस पे इस सामान को परचेज करने को तैयार हो? शॉपकीपर आपसे बिल बनाने की बात क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसे ही पता है कि एक बार बिल बन गया तो फिर उसके अंदर चेंजेस करना बड़ा मुश्किल है। एक बार मैंने जितना टैक्स उसमें लगा दिया, फिर वो टैक्स जो है मुझे गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 27,000 प्लस 27,000 यानी 54,000 रुपीज का टैक्स सोहन को गवर्नमेंट के पास जमा करना है। तो ये पैसा तो गवर्नमेंट के पास चला गया। तो मुकेश के हाथ में अभी कितना पैसा है? 4,50,000। सेल वाले दिन जो है सोहन ने 5,04,000 का बिल बनाया, यानी 5,04,000 रुपए सोहन ने मुकेश से लेने हैं, जिसमें से 54,000 रुपीज सोहन ने गवर्नमेंट के पास जमा करने हैं। तो सोहन के हाथ में जो पैसा बचने वाला है वो होगा सिर्फ 4,50,000। तो ये 4,50,000 सोहन की इनकम होगी। अब यहाँ पर 8th डे पर मुकेश जो है सोहन को आके पूरी पेमेंट कर रहा है। पूरी पेमेंट का मतलब है कितना पैसा पे करेगा? 5,04,000 रुपए। लेकिन अभी यहाँ पर मुकेश सोहन से बोल रहा है कि मैं 8th डे पर पेमेंट करने आ गया और तुमने मुझे कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर तुम पेमेंट करते हो तो मैं तुम्हें 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। तो यहाँ पर मुकेश जो है सोहन से 5,04,000 के ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट मांग रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या सोहन को 5,04,000 के ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट देना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। सोहन मुकेश से कहेगा कि मैं तुम्हें 5,04,000 पे कैश डिस्काउंट नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सिर्फ 4,50,000 पे ही कैश डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि 54,000 का जीएसटी तो मुझे गवर्नमेंट के पास जमा करना है। तो मेरी इनकम 5,04,000 तो है ही नहीं, इसमें से 54,000 गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो मेरी इनकम तो बचेगी सिर्फ 4,50,000। तो जितनी इनकम मेरी होगी उतने पे ही तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट दूंगा। अगर तुम सेल के टाइम पर ही पूरी पेमेंट कर देते तो मैं तुम्हें उसी टाइम पर कैश डिस्काउंट दे देता और जीएसटी ऐड करने से पहले मैं कैश डिस्काउंट को लेस कर लेता। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम 8वें दिन आकर पेमेंट कर जाओगे, हो सकता है तुम नहीं भी आते, तो मैं पहले कैश डिस्काउंट कैसे लेस कर सकता था? तो अब तो एक बार जीएसटी चार्ज हो गया, ये जीएसटी तो मुझे गवर्नमेंट के पास जमा करना ही पड़ेगा। तो आप जो है मैं तुम्हें सिर्फ 4,50,000 के ऊपर ही कैश डिस्काउंट दूंगा। तो सोहन जो है यहाँ पर मुकेश को 4,50,000 के ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट देगा, जो कि आएगा 22,500। तो अगर हम 5,04,000 में से 22,500 लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4,81,500। ये वो अमाउंट आ गई जो अमाउंट
8th डे पर मुकेश सोहन को पे करेगा। तो मुकेश ने सोहन को 4,81,500 रुपीज की पेमेंट करी, जिसमें से सोहन ने जो है 54,000 का टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया, और जो बैलेंस बच गया 4,27,500, ये सोहन का कैश रिसीव कहलाएगा। तो एक्चुअल में तो सोहन ने 4,81,500 का कैश रिसीव करा, लेकिन इसमें से 54,000 का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया। तो अल्टीमेटली जो कैश सोहन के हाथ में बचा वो है 4,27,500। तो समझ में आ रही है आपको बात? यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई? अब देखो, ये तो मैंने एक लॉजिकल बात बताई कि सेल वाले दिन ऐसा होगा और 8th डे पर जब पेमेंट करी जाएगी तो ऐसा होगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर है। यहां पर भी कई बुक्स के अंदर भले ही 8th डे पर पेमेंट हो रही हो, लेकिन कैश डिस्काउंट जो है वो जीएसटी से पहले ही लेस कर दिया गया है। कई बुक्स के अंदर सेल प्राइस में से सबसे पहले कैश डिस्काउंट को लेस कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट आया उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया। यानी जो एक नॉर्मल वाला तरीका होता है जिससे हम पिछला एग्जांपल करके आए थे, उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो कई बुक्स में इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है। तो ये तो आपको खुद ही देखना होगा कि आपके कोर्स की बुक में इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्यूशन कर रखा है। प्रॉब्लम क्या है, अकाउंट्स के अंदर जीएसटी को लेकर अलग अलग बुक्स में अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो आप कौन सी बुक का सॉल्यूशन सही है और कौन सी बुक का सॉल्यूशन गलत है वो मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो बात सही है कि गलत है वो मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका जो भी कोर्स होगा उस कोर्स की बुक में जो भी सॉल्यूशन दे रखा होगा वो सॉल्यूशन आपको एग्जाम में करके आना होता है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो जीएसटी के चैप्टर में एक बार आपको अपनी बुक्स को जरूर देखना पड़ेगा कि आपकी बुक्स के अंदर कौन से केस का किस तरीके से सॉल्यूशन करा हुआ है। मैंने यहाँ पर आपको सारी बातें बता दी कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है। तो अब चेक तो आपको ही करना पड़ेगा। समझा मैंने आपको यहाँ पर दिया, लेकिन एक बार देख जरूर लेना कि आखिर किस तरीके से आपकी बुक्स में कर रखा है। तो समझ में आ रही है आपको बात? ये हमारे कैश डिस्काउंट का कौन सा केस है, इसके अंदर जो है लेटर ऑन पेमेंट करी जा रही है, 8th डे पर पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पर ये हमारे कैश डिस्काउंट का तीसरा केस हो गया, पेड लेटर, जहां पर बाद में पेमेंट हो रही है। अब अगर हम इसकी जनरल एंट्री पास करें तो हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सोहन जो है अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा 4,50,000 के ऊपर, उसके बाद ये सीजीएसटी और एसजीएसटी सोहन के लिए आउटपुट जीएसटी बनेगा। यहाँ पर जो है हम दो एंट्री पास करेंगे। सबसे पहली एंट्री सेल के दिन पास होगी, उसके बाद दूसरी एंट्री पास होगी 8th डे की, जिस दिन जो है मुकेश ने सोहन को पेमेंट करी है। तो अगर सेल वाले दिन की एंट्री पास करें तो यहाँ पर सोहन की बुक्स में, सोहन कौन है, सेलर, सेलर की बुक्स में सेल वाले दिन तो उधार की सेल थी, सेल के दिन क्रेडिट सेल करी गई थी। तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सोहन के लिए मुकेश डेटर बन गया। सेल वाले दिन तो कैश डिस्काउंट नहीं दिया गया था, तो उस दिन तो सोहन ने मुकेश से 5,04,000 रुपए रिसीव करने थे। तो सोहन जो है अपने बुक्स के अंदर ऑन द डेट ऑफ सेल के दिन 5,04,000 से मुकेश को अपना डेटर बनाएगा कि मुझे जो है मुकेश से 5,04,000 रुपए रिसीव करने हैं। तो मुकेश जो है सोहन के लिए 5,04,000 का डेटर हो गया, और यहाँ पर सेल जो रिकॉर्ड होगी वो 4,50,000 की होगी। सेल तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट पर ही रिकॉर्ड होती है, तो ये हमारी 4,50,000 की सेल हो गई। अब जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा जीएसटी। सेल वाले दिन 5,04,000 रुपए सोहन ने मुकेश से रिसीव करने थे, इसमें से 4,50,000 का सेल अमाउंट था, और जो डिफरेंस आ रहा है वो है हमारा 27,000 का सीजीएसटी और 27,000 का एसजीएसटी, जो कि सोहन के लिए आउटपुट जीएसटी बनेगा। आउटपुट जीएसटी का मतलब हो गया लाइबिलिटी। यहाँ पर जो है सोहन की लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो सोहन अपने आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करेगा। तो ये आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा 27,000 और 27,000 से। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। 5,04,000 रुपए सोहन ने रिसीव करने मुकेश से, जिसमें से 4,50,000 की सेल है और 27,000 और 27,000 गवर्नमेंट का टैक्स है। तो समझ में आ रही है आपको बात? उसी तरह अगर हम परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करें, मुकेश की बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करें ऑन द डेट ऑफ परचेज, तो यहाँ पर परचेज वाले दिन मुकेश ने उधार में गुड्स परचेज करें, तो मुकेश के लिए क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज की एंट्री कैसे पास होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पर मुकेश भी अपने परचेजेस को 4,50,000 से ही डेबिट करेगा। मुकेश की भी 4,50,000 की परचेज है, लेकिन मुकेश ने पेमेंट कितनी करनी है, मुकेश ने पेमेंट करनी है 5,04,000। सेल वाले दिन मुकेश ने सोहन को 5,04,000 रुपए पे करने हैं, तो मुकेश जो है सोहन को 5,04,000 से क्रेडिट कर देगा। सोहन जो है मुकेश का क्रेडिटर बन जाएगा। अब जो ये डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस है मुकेश का इनपुट जीएसटी। मुकेश ने गुड्स परचेज करें, तो जो जीएसटी मुकेश परचेज के टाइम पर पे करेगा वो मुकेश के लिए इनपुट जीएसटी बन जाएगा। तो 27,000 और 27,000 मुकेश का इनपुट जीएसटी बन गया। इनपुट जीएसटी एसेट होता है जिसे मुकेश डेबिट करेगा। तो 27,000 का इनपुट सीजीएसटी और 27,000 का इनपुट एसजीएसटी डेबिट हो गया। तो ये मुकेश की परचेज वाले दिन की एंट्री पास हो गई। अब अगर मैं 8th डे की बात करूं, तो 8th डे पर मुकेश ने सोहन को पेमेंट कर दी, यानी सोहन के पास 8th डे पर कैश आ जाएगा। लेकिन कितने का कैश आएगा,
4,81,500 का कैश आएगा। यहाँ पर सोहन ने जो है 8th डे पर मुकेश को 22,500 का कैश डिस्काउंट दे दिया। ये कैश डिस्काउंट सोहन के लिए एक्सपेंस बन जाएगा। सोहन का तो लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पर सोहन जो है अपने इस कैश डिस्काउंट अलाउड को 22,500 से डेबिट कर देगा। तो सोहन के पास जो कैश रिसीव आया वो आया 4,81,500। इसको काट लेना, ये कैश रिसीव नहीं है, ये वो कैश है जो सोहन के पास अल्टीमेटली बचा है। कैश रिसीव तो है हमारे पास 4,81,500। 8th डे पर सोहन ने मुकेश से 4,81,500 का कैश रिसीव करा, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा 4,81,500 से। 22,500 का हमारा डिस्काउंट अलाउड हो गया जो कि सोहन का एक्सपेंस बन जाएगा। तो कैश रिसीव हुआ है 4,81,500 का, लेकिन जो डेटर कम होगा सेल वाले दिन, सोहन ने मुकेश को अपना डेटर बना लिया था। सोहन ने बोला था 5,04,000 रुपए मुझे मुकेश से रिसीव करने हैं, तो सेल वाले दिन मुकेश डेटर बन गया था। लेकिन अब जब मुकेश ने पेमेंट कर दी है, तो अब जो है सोहन मुकेश को क्रेडिट कर देगा, यानी सोहन का डेटर कम हो गया। डेटर बनाया गया था 5,04,000 से, तो डेटर खत्म भी करा जाएगा 5,04,000 से। पूरे 5,04,000 का फाइनल सेटलमेंट हो चुका है। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हमारी 8th डे की एंट्री पास हो जाएगी सोहन के बुक्स में। उसी तरह अगर मैं मुकेश की बुक्स की बात करूं, तो 8th डे पर मुकेश ने पेमेंट करी है, तो मुकेश का कैश कम हो जाएगा, मुकेश अपने कैश को क्रेडिट कर देगा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश को डिस्काउंट रिसीव हो गया। डिस्काउंट रिसीव मुकेश की इनकम है, यानी मुकेश का रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर 22,500 से मुकेश अपने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देगा। यहाँ पर आप देखो मुकेश ने जो है 5,04,000 रुपए की पेमेंट करनी थी, लेकिन 8th डे पर सोहन ने जो है मुकेश को 22,500 का डिस्काउंट दे दिया। ये डिस्काउंट मुकेश के लिए इनकम बन गया, तो मुकेश ने इसे क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर जो है फाइनली मुकेश ने सिर्फ 4,81,500 का कैश पे करा। तो मुकेश का जो कैश कम हुआ है वो है 4,81,500, और 22,500 का मुकेश को डिस्काउंट मिल गया। और जो मुकेश का क्रेडिटर कम हो गया वो पूरा का पूरा 5,04,000 से कम हो गया। यानी मुकेश कह रहा है कि मुझे अब सोहन को कोई भी पेमेंट नहीं करनी, 5,04,000 का सेटलमेंट हो गया। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये हमारी 8th डे की एंट्री पास हो गई। तो क्लियर है? तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सोहन परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश फॉर रुपीज 2 लाख प्लस CGST 6% प्लस SGST 6%, अलाउ हिम 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट, पेड बाय चेक। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे कैश डिस्काउंट का पहला केस है, सेल के टाइम पर ही फुल पेमेंट हो गई। इस बार जो है पेमेंट कैश के बदले चेक से करी है, तो कैश में पेमेंट हो चाहे चेक से पेमेंट हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो लिस्ट प्राइस है वो है हमारा 2 लाख का, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, परचेज प्राइस आएगा 1,60,000। इस बार जो है सोहन ने गुड्स को परचेज करा है, तो सोहन के लिए परचेज प्राइस 1,60,000 आ गया। उसके बाद अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूँ, तो सोहन ने परचेज के टाइम पर ही फुल पेमेंट कर दी, तो फुल पेमेंट के ऊपर हम कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। 1,60,000 पे 4% का कैश डिस्काउंट हो गया 6,400। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट हम लेस करेंगे, 1,53,600 आ गया। उसके बाद इसके ऊपर GST लगेगा, 6% का CGST और 6% का SGST। तो ये हमने लगा दिया। ये इसको काट के सही कर लेना, यहाँ पर 4% की जगह पर 6% आएगा, 6% का CGST लगेगा और 6% का SGST लगेगा। यहाँ पर 9,216 का CGST आ गया और 9,216 का SGST आ गया। इसको आप ऐड कर दोगे, 1,72,032 रुपए का फाइनल प्राइस आ गया। ये वो प्राइस है जो सोहन ने मुकेश को पे करा परचेज के टाइम पर। इस बार जो है पेमेंट चेक से हुई है, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सोहन के लिए परचेज के टाइम पर पे करा गया GST इनपुट GST कहलाएगा, तो ये GST सोहन का इनपुट GST है जो कि सोहन का असेट बनेगा, सोहन इसको डेबिट करेगा। 1,60,000 रुपए वो प्राइस है जिस प्राइस पर सोहन अपनी परचेज रिकॉर्ड करेगा और मुकेश अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा। मुकेश के लिए यहाँ पर ये सेल ट्रांजैक्शन है, जबकि सोहन के लिए यहाँ पर ये परचेज ट्रांजैक्शन है। और जो एक कैश डिस्काउंट है 6,400 का, ये सोहन के लिए इनकम है जबकि मुकेश के लिए एक्सपेंस है। तो समझ में आई आपको बात? अगर हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करें, तो सोहन की बुक्स में सोहन हमारा परचेजर है, बायर है, उसकी बुक में विदाउट GST एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। परचेज 1,60,000 से रिकॉर्ड होगी, जबकि जो पेमेंट करी है सोहन ने वो कितनी करी है, 1,53,600। अगर हम विदाउट GST बात करें तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, 1,53,600 पे। विदाउट GST में सोहन जो है मुकेश को 1,53,600 की पेमेंट करेगा, तो सोहन ने यहाँ पर बैंक से पेमेंट करी है 1,53,600। बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है डिस्काउंट रिसीव 6,400, जो कि सोहन की इनकम है। तो समझ में आ रही है आपको बात? अब अगर हम इसके अंदर GST को ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी एंट्री सेम होगी। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज सोहन का एक्सपेंस है, तो सोहन ने इसे डेबिट करा था। परचेज जो है वो 1,60,000 की आएगी टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव भी 6,400 का ही है, जबकि इस बार जो है बैंक से पेमेंट करी जाएगी 1,72,032 की। यहाँ पर आप देख सकते हो GST को अगर हम ऐड कर दें तो सोहन जो है GST की पेमेंट भी करेगा, तो इसके अंदर GST की पेमेंट भी आ गई 1,72,032 रुपए सोहन ने मुकेश को पे करे बाय चेक।
तो यहाँ पर 1,72,032 रुपए की बैंक से पेमेंट हो जाएगी, जिसके अंदर ये दोनों जीएसटी भी आ गए। 9,216 का इनपुट सीजीएसटी और 9,216 का इनपुट एसजीएसटी। तो ये सोहन के लिए एसेट है जिसे सोहन डेबिट करेगा। तो ये एंट्री तो हम कई बार देख चुके हैं, ये तो आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई विद जीएसटी। अब अगर मैं सेल की एंट्री की बात करूं तो मुकेश हमारा सेलर है। विदाउट जीएसटी अगर बात करें तो मुकेश सेल की एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मुकेश जो है अपनी सेल को रिकॉर्ड करेगा 1,60,000 से। 1,60,000 से सोहन ने अपनी परचेज रिकॉर्ड करी थी, तो 1,60,000 से ही मुकेश अपनी सेल को रिकॉर्ड करेगा। तो अगर हम विदाउट जीएसटी बात करें तो मुकेश को जो बैंक से पेमेंट रिसीव हुई है वो हुई है 1,53,600। तो यहाँ पर 1,53,600 से मुकेश अपने बैंक अकाउंट को इंक्रीज करेगा। बैंक अकाउंट हमारा असेट है, असेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। तो 1,53,600 से मुकेश ने अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब जो ये बीच का डिफरेंस आ रहा है ये मुकेश के लिए एक्सपेंस है, इसे बोलेंगे हम डिस्काउंट अलाउड। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो मुकेश ने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया 6,400 से। तो समझ में आ गई बात, एंट्री क्लियर हो गई। अब अगर मैं इसके अंदर जीएसटी को ऐड कर दूं तो सेम ही बात है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर इसको सही कर लेना। तो यहाँ पर अब अगर हम विद जीएसटी देखें तो सेम ही एंट्री होगी, ऊपर वाली एंट्री सेम आ जाएगी, नीचे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 1,60,000 की सेल आएगी, 6,400 का डिस्काउंट अलाउड आएगा, तो ये दोनों तो सेम होगा। लेकिन इस बार जो पेमेंट रिसीव होगी मुकेश को वो 1,72,032 रुपए होगी, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी भी आ गया। यहाँ पर देखो मुकेश को जो पेमेंट रिसीव होनी है वो होनी है 1,72,032 रुपए, जिसके अंदर 9,216 और 9,216 का जीएसटी आ गया। तो यहाँ पर सेल के ऊपर रिसीव करा गया जीएसटी मुकेश के लिए आउटपुट जीएसटी बन जाएगा, जो कि मुकेश की लाइबिलिटी बनेगा। 9,216 इस जीएसटी को मुकेश ने क्रेडिट कर दिया, तो हमारी एंट्री पास हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। तो एंट्री क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर हम अपने अगले एग्जाम्पल को देखें